देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन से, मीन्स कीपिंग अ पर्सन इन कस्टडी बिफोर दे कमिट एनी क्राइम। मतलब कुछ ऐसा कि आप ना इंसानों ने ना कमिट ही नहीं करा है क्राइम और आपको इतना डर है उस इंसान से, क्योंकि होता है ना किसी इंसान को पहले से आपको खौफ हो जाना कि वो कुछ बहुत गंदा कर सकता है, तो आप उसको जेल में डाल दिए बिफोर दे कमिट एनी क्राइम टू प्रिवेंट पॉसिबल डेंजर टू पब्लिक हेल्थ और नेशन सिक्योरिटी। स्पेशली इट कम्स इन द केस ऑफ द टेररिस्ट। ठीक है, कि अगर आपको एक खौफ आ रहा है कि कि इंसान डेंजर है फॉर द कंट्री, तो आप उसको डाल दो जेल में, बिकॉज ऐसे लोग को घूमना फ्री छोड़ना नहीं चाहिए, ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं, तो उनको पहले ही डालो, इससे पहले कि वो कुछ गंदगी फैला दे सोसाइटी में। गंदे लोग को पहले ही गंदगी जो फैला रहे हैं उनको पहले ही अंदर डालो। The Indian Constitution allows preventive detention under Article 22, but it also provides some safeguard to prevent misuse of this power. ये जो preventive detention को क्या कि Article 22 में, लेकिन अब देखो misuse भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि सब कुछ अच्छा चले। मान लो कि ऐसा हो कि किसी इंसान ने तुम्हारी इस पावर को misuse करा, it may happen, the possibility is of course, ठीक है। तो the Indian Constitution allows the preventive detention under Article 22, but it also provides some safeguards to prevent misuse of this power, okay, to prevent the misuse of this power, ठीक है। तो कुछ safeguards वगैरह दिए गए हैं। ग्राउंड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पहला क्या है? स्टेट का सिक्योरिटी आपको देखना होगा। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, एसेंशियल सप्लाईज, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, एसेंशियल सप्लाईज एंड डिफेंस सर्विसेज, फॉरेन अफेयर और इंडिया सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, एसेंशियल सप्लाईज एंड डिफेंस सर्विसेज। स्टेट का सिक्योरिटी मेंटेन क्या करना? पब्लिक ऑर्डर को, एसेंशियल सप्लाईज एंड डिफेंस सर्विसेज एंड फॉरेन अफेयर और इंडिया सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि पर्सन कैन बी डिटेन फॉर सिक्योरिटी, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, एसेंशियल सप्लाईज एंड डिफेंस सर्विसेज में, फॉरेन अफेयर्स और इंडिया सिक्योरिटी। द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी टोल्ड द रीजन फॉर अरेस्ट एंड हैव द राइट टू लॉयर ऑफ देयर चॉइस। उनको ना फिर भी अरेस्टेड पर्सन को 22(1) में रीजन ऑफ अरेस्ट बता दो कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया, एंड ऑल्सो द राइट ऑफ टू आर लॉयर फॉर देयर चॉइस, ठीक है, दैट सो दैट दे कैन हायर अ लॉयर ऑफ देयर ओन चॉइस, ठीक है। 22(2) में क्या है? अ पर्सन जो भी अरेस्ट हुए हैं उनको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास ना प्रेजेंट करना, कैन नॉट बी केप्ट लॉन्गर विदाउट परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, एंड कैन नॉट बी लॉन्गर विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, a person must be produced before a magistrate in 24 hours and must no longer without the permission of the magistrate. Without the permission of the magistrate. 22(3) का the right do not apply to the enemy aliens and the person held under preventive detention, ठीक है। right do not apply to enemy aliens and the person held under the preventive detention, देखिए ये right जो है वो enemy aliens को and the person held under the preventive detention laws, ठीक है। do not apply to the enemy aliens, ठीक है, do not apply to the enemy aliens, ठीक है। The right do not apply to the enemy aliens and the persons held under preventive detention laws, ठीक है। ये राइट जो है ये कभी भी enemy aliens को, enemy को नहीं अप्लाई होता है, ठीक है, and person under preventive detention laws। The right do not apply to enemy aliens, ठीक है, and the person under the preventive detention law। अगर कोई enemy aliens है या preventive detention के अंदर तो उन पर अप्लाई नहीं होता है। 24 क्या? nobody can be detained for more than 3 months under an advisory board, ठीक है, having high court judges and approves it, ठीक है। no one can be detained for more than 3 months unless an advisory board having high court judges and approve it, ठीक है। no one can be detained for more than 3 months unless an advisory board, ठीक है, having high court judges approve it, ठीक है। किसी भी इंसान को for more than 3 months नहीं डिटेन किया जा सकता है unless and until किसी भी एडवाइजरी जज जो होते हैं वो अप्रूव करते हैं, ठीक है। एडवाइजरी जज क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं। डिटेन पर्सन को उसका रीजन ऑफ डिटेंशन को अनाउंस कर देना चाहिए टू मेक रिप्रेजेंटेशन अपील फॉर इट। 22 द गवर्नमेंट कैन विदहोल्ड सर्टेन इन्फॉर्मेशन इफ रिवीलिंग इट वुड हार्म द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन विदहोल्ड सर्टेन इन्फॉर्मेशन इफ रिवीलिंग इट वुड हार्म द पब्लिक इंटरेस्ट, कि कुछ इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट चाहे तो वो छिपा सकता है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म करेगा। सी व्हाई आई एम रिपीटिंग, आई डू नो व्हाई आई एम रिपीटिंग सो दैट यू कैन लर्न द एग्जैक्ट लाइन, बिकॉज दीज आर exactly from the constitution and it's of course going to help you a lot. So that is the reason why I'm repeating. It's not that I'm doing rote learning. You also need to understand, but also there are some point that you need to do. Of course there you need to do rote learning and you do not have option to neglect that. The exact line, okay, whatever is stated by Ambedkar, Gandhiji, that you need to learn. There are courses vagara that you need to learn. So of course everywhere you cannot be skipping. You can write a lot of things in your own words, but there are things that has been said by a particular person. So you need to write that text actually. Of course Parliament decides the maximum detention period and rules the advisory board should follow, okay, maximum detention period and rules advisory board should follow. Parliament decides maximum detention rules and the rules that advisory board should follow. पार्लियामेंट डिसाइड करता है मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड भी डिसाइड करता है एंड रूल्स एडवाइजरी बोर्ड को फॉलो करना चाहिए, एंड रूल्स जो कि एडवाइजरी बोर्ड को फॉलो करना चाहिए। पार्लियामेंट डिसाइड मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड एंड रूल्स जो कि एडवाइजरी बोर्ड को फॉलो करना चाहिए।
देखिए पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड कितना होना चाहिए एंड रूल जो कि एडवाइजरी बोर्ड को फॉलो करना चाहिए। 22(6) क्या है, द गवर्नमेंट कैन विथहोल्ड सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है, तो गवर्नमेंट अपने पास रख सकता है। 22(5) डिटेन पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म द रीजन ऑफ द डिटेंशन एंड अलाउड हिम टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट इट। ठीक है, कि वो अपील कर सकता है, उसको रीजन बता दो कि वो क्यों मतलब अरेस्ट है, एटलीस्ट इतना तो जानना उसका आगे। 22(5). 22(4) क्या है कि किसी को भी 3 महीने से ज़्यादा अरेस्ट नहीं कर सकते हो अनलेस एडवाइजरी बोर्ड हैविंग हाई कोर्ट जजेस जिसमें होते हैं वो अप्रूव कर दिए, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। दीज राइट डू नॉट अप्लाई टू एनिमी एलियंस एंड पर्सन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। Secularism state has no official religion and treat all religion equally. However, the secularism is not same everywhere. The Western model and the Indian model are based on the different histories. In the Western model, secularism means complete separation between religion and state. Secularism में क्या हो जाता है, हाँ complete separation हो जाता है between the religion and the state. Between the religion and the state. In Indian model, secularism is equal respect and tolerance towards all religion. ठीक है, equal respect and tolerance towards all religion. Western model, secularism is complete separation between religion and state. ठीक है, Western model में क्या secularism क्या होता है, complete separation between the religion and the state. India does not have any state religion. Every person is free to practice the religion. Nature क्या है, negative secularism में complete separation of religion and state, and positive क्या है, equal respect for all religion. ठीक है, negative क्या है, complete separation of religion from state religion and state जो होता है दोनों separate हो जाता है, and positive क्या है, equal respect for all religion. State and religion do not interfere with each other. State and religion जो है दोनों एक दूसरे के साथ interfere ना करें, ये Western secularism है. स्टेट यहाँ पे इंटरफेयर करता है अगर कोई बात जरूरी हो जाए तो फोकस क्या, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट फ्रॉम द रिलीजन, ये वेस्टर्न है. इंडियन क्या, प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम बोथ इंडिविजुअल. Culture background can develop in societies dominated by one and develop in multi-religious society. Government or state completely distant from the religion, and state maintains principal distance, intervenes to hold the equality and reform. एंड व्हाट इज संभव. देखो वेस्टर्न सेकुलरिज्म वाला आप फिर से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगेन रीडिंग इट. सेकुलरिज्म वो होता है दैट स्टेट के पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, ना स्टेट को सारे रिलीजन को इक्वली देखना होता है. आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म मतलब ये नहीं होता है सेकुलरिज्म को स्टेट को ऑफिशियल रिलीजन नहीं और रिलीजन इक्वल, तो ये सारी चीज हमेशा एक जैसा हो. यहाँ पे हमारे पास दो है, वेस्टर्न मॉडल है, इंडियन मॉडल है, दोनों की हिस्ट्रीज एंड सोशल कंडीशन दूसरा है. वेस्टर्न में क्या होता है, सेकुलरिज्म क्या होता है, कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट. ठीक है, मतलब रिलीजन एंड स्टेट जो होता है कंप्लीटली एक दूसरे से अलग होता है. इंडियन मॉडल के सेकुलरिज्म इज इक्वल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस. ठीक है, अब बराबरी से हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट करो एंड टॉलरेट करो. यहाँ पे उनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है थोड़ा. इंडिया डज नॉट हैव स्टेट रिलीजन, एवरी पर्सन इज फ्री टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन. ठीक है, बेसिस क्या है, नेगेटिव सेकुलरिज्म में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट. नेगेटिव में ना रिलीजन एंड स्टेट दोनों अलग है, एंड पॉजिटिव में क्या, इक्वल रिस्पेक्ट हर एक रिलीजन के लिए. स्टेट एंड रिलीजन रिलेशनशिप, स्टेट एंड रिलीजन डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर. ठीक है, स्टेट कैन इंटरफेयर टू इंश्योर इक्वालिटी एंड रिफॉर्म. फोकस क्या, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम बोथ द इंडिविजुअल. फिर क्या है, 5 रिट. ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रिट है, एंड आर्टिकल 226 हाई कोर्ट. ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होता है 32 सुप्रीम कोर्ट एंड 226 हाई कोर्ट. दिस मीन्स दैट इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड यू कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट. क्योंकि तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स जो है अगर वो वायलेट होगा तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो. ठीक है, जैसे हैबियस कॉर्पस क्या होता है, टू हैव द बॉडी मीनिंग टू इशू, इट इज इशू टू प्रोड्यूस अ पर्सन मीन्स इलीगली डिटेन बिफोर द कोर्ट. ठीक है, प्रोड्यूस अ पर्सन जिसको फालतू में क्या किया गया है, इलीगली उनको जेल में डाल दिया गया है. इसमें क्या है, तो किसी को भी डाला जा सकता है, जैसे रोलेट एक्ट में भी हुआ था. तो यहाँ पे पर्पस क्या है, प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी. देखो पर्सनल लिबर्टी इंसान की एक आज़ादी को प्रोटेक्ट करना है. नो वन इज केप्ट इन अनलॉफुल कस्टडी. फालतू में किसी को कस्टडी में नहीं रखा गया, ऐसा नहीं क्योंकि फालतू में किसी को कस्टडी में डाल, वो बेचारे बंदे को पता भी नहीं मेरे साथ हुआ गया, उसको कस्टडी में डाल दो. वो पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट प्रॉपर रीजन, द कोर्ट कैन ऑर्डर देयर रिलीज. ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन. अगर किसी को फालतू में आप करोगे अरेस्ट तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर देगा कि ठीक है भाई तुम इसको रिलीज करो. तो फालतू में यू हैव नो राइट टू अरेस्ट एनीबॉडी, नो जस्ट वेट एंड गिव मी 2 मिनट्स. फालतू में यू डोंट नीड टू अरेस्ट एनीबॉडी. और ऐसा आप करोगे तो आप गए काम से. पर्पस क्या है, टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफिस परफॉर्म्स देयर लॉफुल ड्यूटीज. पर्पस क्या है, इंश्योर करना कि जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो अपना लॉफुल ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म करता है. इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू परफॉर्म पब्लिक ऑफिशियल टू
Mandamus क्या होता है? वी कमांड, मीनिंग इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑफिशियल्स टू परफॉर्म ड्यूटी एंड दे आर लीगली बाउंड टू। ठीक है, ये क्या है? इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है, और अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी दैट आर लीगली बाउंड टू, ठीक है, दैट दे आर लीगली बाउंड टू। जैसे कि तुम आईएएस बन जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारे खिलाफ ये आ जाएगा क्योंकि तुमको एक परफॉर्म करना है ड्यूटी जो कि लीगली तुम बाउंड टू हो परफॉर्म करने के वास्ते, ठीक है। तो तुम लीगली बाउंड टू हो तो तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा, चाहे गई बात, ठीक है। अगर तुम लीगली बाउंड टू हो तो तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा। इतनी भी बात समझ में नहीं आई तो फिर क्या ही कह सकते हैं। इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू परफॉर्म ड्यूटी और अथॉरिटी दैट यू आर लीगली बाउंड टू। पर्पस क्या है कि इंश्योर करना कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो अपनी लॉफुल ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो अपनी लॉफुल ड्यूटी जो सही ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं। इफ एन ऑफिसर रिफ्यूजेस टू इशू अ सर्टिफिकेट और परफॉर्म अ लीगल टास्क द कोर्ट कैन ऑर्डर देम टू डू सो। कमांडर टू परफॉर्म ड्यूटीज, ठीक है। प्रोहिबिशन क्या होता है? टू फॉरवर्ड, ठीक है, किसी चीज़ के लिए आपको रोकना। इट इज इशूड बाय हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट स्टॉपिंग इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन, ठीक है, ताकि एक्सीड ना करे। तो ये हाई कोर्ट जो होता है ना वो लीगल कोर्ट में इशू करता है। पर्पस है टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम हियरिंग केस इट हैज़ नो अथॉरिटी टू हैंडल। टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम हियरिंग अ केस इट हैज़ नो अथॉरिटी टू हैंडल। टू प्रिवेंट अ लोअर के कोर्ट फ्रॉम हियरिंग अ केस इट हैज़ नो अथॉरिटी टू हैंडल। देखो हर एक का ना हर एक कोर्ट का ना कुछ अथॉरिटी है। यू कैन हैंडल दिस बट यू कैन नॉट हैंडल दैट। बट अगर कोई कोर्ट ऐसा काबिल बनना जाएगा नहीं मुझे तो ये हैंडल करना, तो यहाँ पे ये होता है प्रोहिबिशन, ठीक है। लोअर कोर्ट फ्रॉम हियरिंग अ केस, हर एक कोर्ट जो जिसके पास ये अथॉरिटी नहीं है। इफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्राइज टू हियर अ केस रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट का केस कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोचे कि मैं फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ अब तो मैं जो केस लड़ूंगा, तो प्रोहिबिशन के खातिर वो नहीं कर पाएंगे। ये प्रिवेंशन ओवर रीच पावर, प्रिवेंट ओवर रीच पावर, देखिए ओवर रीच करने की यहाँ पे आपको वो नहीं है। आप जो जितना आपको पावर है आप अपना पावर इस्तेमाल करो ना। टू बी स्टेटुटरी या टू बी सर्टिफाइड और ट्रांसफर केस, ठीक है, इट इज इशूड बाय हाई कोर्ट टू कैंसिल द ऑर्डर पास बाय लोअर कोर्ट। स्टेटुटरी क्या है? इट इज इशूड बाय हाई कोर्ट टू क्वेश कैंसिल एन ऑर्डर पास बाय द लोअर कोर्ट। It is issued by a court to cancel an order passed by the lower court, ठीक है। It is issued by high court to cancel an order passed by the lower court, ठीक है। सेडुलरी क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। इट इज इशूड बाय हाई कोर्ट, ठीक है, टू कैंसिल एन ऑर्डर, ठीक है, पास बाय लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल दैट एक्ट बियॉन्ड हिज अथॉरिटी एंड वायलेटेड द लॉ, ठीक है। तो ये क्या होता है? बाद में क्या होता है ना, ये होता है थोड़ा बाद में होता है, ठीक है, जो ये काम कर चुका होता है। प्रोहिबिशन क्या है? रोक रहा होता है कि आप नहीं कर सकते हो। मीनिंग क्या है कि ये काम नो सेडुलरी मान लो कि वो फंडामेंटल राइट्स की बात वो कर चुका है, तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? कैंसिल कर देता है लोअर कोर्ट का जो भी ऑर्डर हुआ है, ठीक है। पर्पस क्या है? टू करेक्ट एरर ऑफ जुडिक्शन एंड इंश्योर जस्टिस। ये होने के बाद का है, ठीक है। एरर ऑफ जुडिक्शन को करेक्ट करना एंड इंश्योर करना जस्टिस जस्टिस जस्टिस। एग्जाम्पल, इफ लोअर कोर्ट गिव्स डिसीजन रिलेटिंग टू नेचुरल जस्टिस, हाई कोर्ट कैन कैंसिल इट, ठीक है, कि हम नेचुरल जस्टिस का तुम नहीं दे सकते और अगर तुम दे रहे हो तो हाई कोर्ट कैंसिल कर देगा। को वैरंट इज दैट बाय व्हाट अथॉरिटी, मीनिंग इट इज यूज्ड टू चेक द लीगैलिटी ऑफ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ये ना एक लीगैलिटी ऑफ पर्सन को चेक करता है हु इज होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। To prevent a person from holding office without legal authority, if a person is appointed as a judge or officer without meeting eligibility criteria, ठीक है, the court can question and remove them। अब मान लो तुम जज बन गए हो, ठीक है, तुम्हारे पास डिग्री है नहीं, तुमने जज का एग्जाम दिया नहीं, तुम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है हर एग्जाम का तुम्हारे पास है नहीं, तुम जज बन के बैठे हो, तो तुम्हारे खिलाफ तो पक्का हो जाएगा एंड तुमको फिर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो फाइव डेथ क्या पावरफुल टूल्स है ताकि सिटीजन्स को इनजस्टिस से प्रोटेक्ट किया जा सके, इंश्योर रूल ऑफ लॉ। दे मेक द जुडिशरी द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब क्या है? आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट क्या है? बेसिक राइट गिवन टू एवरी पर्सन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये बहुत बेसिक राइट है जो हर इंसान को मिला है। ये पार्ट 3 है 12 to 35। दे ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम अनफेयर ट्रीटमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड हेल्प एवरी पर्सन के फ्रीडम, डिग्निटी एंड इक्वालिटी के साथ रह सके। फ्रीडम, डिग्निटी एंड इक्वालिटी के साथ रह सके। फ्रीडम, डिग्निटी एंड इक्वालिटी के साथ रह सके, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये क्या है? दिस मीन्स नो पर्सन कैन टेक अवे योर लाइफ और फ्रीडम अनलेस इट इज डन थ्रू अ प्रॉपर लीगल प्रोसेस, ठीक है। नो पर्सन कैन टेक अवे योर लाइफ और फ्रीडम, ठीक है, अनलेस इट इज डन थ्रू अ प्रॉपर लीगल प्रोसेस, ठीक है, प्रॉपर लीगल प्रोसेस। नो पर्सन कैन टेक अवे योर लाइफ और फ्रीडम, ठीक है, ठीक है, कोई भी इंसान है नो पर्सन अनलेस इट इज डन थ्रू अ प्रॉपर लीगल प्रोसेस, ठीक है। नो पर्सन कैन टेक अवे योर लाइफ और फ्रीडम, ठीक है, अनलेस इट इज डन थ्रू अ प्रॉपर लीगल प्रोसेस। अगर ये प्रॉपर लीगल प्रोसेस से किया हुआ है तो कोई भी इंसान आपका लाइफ या फ्रीडम नहीं ले सकता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को। ऐसा नहीं कि कोई बाहर गया तो आप उनको कुछ कर सकते हो। अर्लियर मीनिंग बिफोर जुडिशियल एक्सपेंशन ना, जुडिशियल एक्सपेंशन से पहले इसका मीनिंग कुछ और था, जुडिशियल एक्सपेंशन के बाद इसका मीनिंग कुछ और है। तो जुडिशियल एक्सपेंशन से पहले क्या था? एट फर्स्ट आर्टिकल 21 वाज मिसअंडरस्टूड इन नैरो सेंस। इट ओनली मेंट द गवर्नमेंट को नॉट किल और इम्प्रिजन समवन विदाउट फॉलोइंग द लॉ, कि गवर्नमेंट सिर्फ किल नहीं कर सकता, इम्प्रिजन नहीं कर सकता, किसी को फालतू में जेल या नहीं कर सकता, मार नहीं सकता फालतू में। लेकिन अब क्या हुआ ना, जुडिशियल एक्सपेंशन क्या ओवर टाइम सुप्रीम कोर्ट गिव वाइडर मीनिंग। ये से राइट टू लाइफ डज नॉट मीन जस्ट राइट टू लिव, इट मींस राइट टू लिव विद डिग्निटी। क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, अगर आप डिग्निटी के साथ नहीं जियोगे तो हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ बहुत सारे लोग
राइट टू लीव विद डिग्निटी, राइट टू लीव विद एवरीबडी डिजर्व्स इट, ठीक है, डिग्निटी, ठीक है, सिर्फ राइट टू लीव नहीं, अब आपको राइट टू लीव करके अब आपको रोज मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो वो चीज़ नहीं है। लेकिन even in Islam, Allah has given dignity and honor to every human being just because they are human, not just because they are human, just because of the only thing कि just because they are human, just because they are human, ठीक है। तो no one can take the right to insult, humiliate or take away someone's dignity. You are not allowed to do so, ठीक है। Taking someone's life unjustly is also the biggest sin in Islam. Every person has the right to live freely, safely and peacefully. Islam even uplifted those who were once oppressed like women, slaves and the poor, ठीक है। Helping the poor and respecting them is also part of preserving their dignity, ठीक है। जैसे हमें backbiting करना, okay, it is considered as a crime, मानो sin, insult करना, mockery, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल ह्यूमन्स आर ऑनर्ड बाई बर्थ, लाइफ इज सेक्रेड, ओके, तो डू नॉट किल योर सेल्फ, नो सुपीरियरिटी एक्सेप्ट बाई द गुड डीड्स, ठीक है, आप इक्वालिटी है। हाँ, अगर आप गुड डीड्स करोगे तो आपका थोड़ा आगे ऊंचा दर्जा हो जाएगा। लाइक देखो, नॉर्मल सी बात है, कोई डू गुड डीड्स, आप खुद ही किसी को इंपॉर्टेंस देने लगे, नॉर्मल सी बात है। तो इंसान है, आप बहुत अच्छा काम करता है, हम उनको कुछ ज़्यादा इज्जत दे देते हैं। प्रोटेक्ट एंड अपलिफ्ट द ऑप्रेस्ड, ठीक है, रिस्पेक्ट है वीक का, अवॉइड इंसल्ट, मॉकेरी एंड ह्यूमिलेशन। तो यहाँ पे क्या है ना कि राइट टू लिव डज नॉट मीन कि बस जिंदगी, इट ऑल्सो मीन टू राइट टू लिव विद द डिग्निटी, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ राइट टू लिव। बिकॉज आई फील लाइक when person okay is unaware of the dignity, I also feel like when person don't get right to live with dignity, they commit suicide. Okay, so I don't feel like that is, of course, killing yourself is a greatest sin. You should not do that. But you can't even देखो, अगर आप किसी को इस स्टेट में, if you are pushing someone to the state that they are killing, they are taking their own life, ठीक है, they are killing oneself, तो I think that even that person will be punished, क्योंकि नॉर्मल बात है, सुसाइड इज नॉट अलाउड, आप जो करो इट इज पनिशेबल, ठीक है। लेकिन आपको जो उस स्टेट में पहुंचा रहा है, दैट पर्सन इज ऑल्सो पनिशेबल समवेयर। तो आपको किसी की आप डिग्निटी नहीं छीन सकते हो। एक दलित है, ठीक है, उसने सुसाइड कर लिया, एक विमेन है, उसके साथ गलत है, उसने सुसाइड कर लिया, हु इज द रीजन बिहाइंड दैट, हूसोएवर इज, उसको पकड़ो और उसको उस क्राइम में सजा दो, ठीक है। तो नाउ 21 इंक्लूड्स मेनी राइट्स दैट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल एंड हैप्पी, ठीक है। तो सबकी लाइफ खुशी वाली होगी, मीनिंगफुल होगी, तो नोबडी इज गोइंग टू डू दैट। तो यहाँ पे क्या है, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। इसमें क्या है, टू लिव पीसफुली, नॉट जस्ट टू सर्वाइव, रिस्पेक्टफुली। ये पता नहीं बस सर्वाइव करो, तुम उठ रहो, खाना खा रहे हो, बस सर्वाइव करो किसी तरह, नो, रिस्पेक्टफुली, ओके, रिस्पेक्टफुली हैज बीन गिवन इंपॉर्टेंस, राइट टू लाइव, टू अर्न मनी एंड लिव प्रॉपर, व्हेन यू अर्न मनी एंड लिव प्रॉपरली, लाइक या रियली प्रॉपरली, यू विल एंजॉय योर लाइफ दैट टाइम, राइट टू हेल्थ एंड क्लीन एनवायरमेंट, टू हैव हॉस्पिटल, क्लीन एयर एंड सेफ सराउंडिंग, ठीक है, सेफ सराउंडिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन, एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू गो टू, राइट टू privacy, no one can interfere in your personal life without the reason, even I think that right to have a proper space, okay, I think that should also be included, right to shelter, everyone deserves a safe place to live, right to speedy trial, justice should not be delayed, ठीक है। अगर जस्टिस कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बट हाँ, बहुत सारे केसेस है जो सॉल्व नहीं हो पाए, बट इसको डिले नहीं करना चाहिए, राइट अगेंस्ट टॉर्चर, नो वन कैन बी टॉर्चर बाई पुलिस और एनीवन एल्स। अब ऐसा नहीं कि पुलिस सबको टॉर्चर कर रही हो। मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा था, द कोर्ट हैज द प्रोसीजर टू टेक अवे लाइफ और लिबर्टी मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रिजनेबल, नॉट जस्ट बाई एनी लॉ, नॉट जस्ट एनी लॉ, ठीक है। दिस केस मेड 21 वेरी पावरफुल। देखो यहाँ पे क्या, कोर्ट के पास ना एक प्रोसीजर टू टेक अवे लाइफ और लिबर्टी मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रिजनेबल। ये प्रोसीजर जिससे हम लाइफ लिबर्टी ले सकें, वो फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए, बस फालतू में नहीं। फ्रांसिस कोरेली मूलन केस 1981, the court said right to live means life with dignity, not just being alive. Subhash Kumar case said right to pollution free environment is a right to life. सुभाष कुमार केस से राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। सुभाष कुमार केस क्या है, राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट क्या है, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 क्या है, द हार्ट ऑफ द कंस्टिट्यूशन, इट शोज दैट द राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रीथिंग, इट्स अबाउट राइट टू हैव सेफ, हेल्दी एंड डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ब्रीथिंग, बट एक होता है ना कि ये नहीं कि बस आप सांस ले रहे हो किसी भी तरह, एक डिग्निफाइड लाइफ, एक सेफ हेल्दी लाइफ, ठीक है, डिग्निटी। कभी कभी लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में मिलेंगे, द टॉक्सिक वन विल बी ट्राइंग टू स्नैच योर डिग्निटी, बट देयर यू हैव टू बी काम एंड कंपोज्ड एंड प्लीज ट्राई टू प्रिजर्व इट, क्योंकि हो सकता है समवेयर यू विल लूज योर काम, ठीक है, बिकॉज यू आर मेंट टू, एंड नो नीड टू वरी, बट यू नीड टू लाइक आफ्टर दैट मेंटेन द बाउंड्रीज, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट कीवर्ड्स, राइट टू लाइफ, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, डिग्निटी। राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लीव, नॉट मेयरली टू एग्जिस्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सिर्फ एग्जिस्टिंग नहीं, जीना, जिंदगी जीना, नॉट जस्ट टू मेयरली एग्जिस्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इंडियन एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म फिर से कहते हैं, सेकुलरिज्म को इस रिलीजन नहीं होता, वेस्टर्न मॉडल इंडियन मॉडल दूसरा होता है, कंप्लीट सेपरेशन होता है। इंडियन मॉडल में क्या होता है, सबको बराबरी से रिस्पेक्ट, इंडिया डज नॉट हैव अ स्टेट रिलीजन, एवरी पर्सन इज फ्री टू प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। नेगेटिव सेकुलरिज्म में क्या होता है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट होता है, तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। पॉजिटिव में क्या है, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, यहाँ पे सेपरेशन बता रहा है। स्टेट एंड रिलीजन, रिलेशनशिप, स्टेट एंड रिलीजन टू नॉट इंटरफेयर, वेस्टर्न में साफ है, स्टेट एंड रिलीजन कहा जाता है कि हम दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम अपना करेंगे, आप अपना करेंगे, हम दोनों को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। बट वो साफ है, हाँ हाँ, वो बिल्कुल साफ है कि नहीं, हम दोनों को ना इंटरफेयर करने की ना जरूरत नहीं है, उनका बहुत साफ है।
ठीक है। उनका साफ है ना वेस्टर्न वाले, वो कहते हैं कि इंटरफेयर हमको करना ही नहीं है, इंटरफेयर क्यों ही करना, ठीक है, एक होता है ना इंटरफेयर क्यों करना, लेकिन स्टेट जो है ना हमारे इंडिया में इंटरफेरेंस होता है कहीं कहीं पे, जैसे अगर जरूरत पड़ गया, सती हो गया, टेम्पल एंट्री वगैरह हो गया, तो जहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नीडेड वहाँ पे ना वो करना पड़ता है। फोकस क्या, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम फ्रॉम द रिलीजन, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम फ्रॉम द रिलीजन, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम और रिलीजन का दोनों ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रिलीजन जो होता है ना दोनों का क्या हुआ, फ्रीडम प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर बोथ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, इसमें क्या है, प्रोटेक्ट करना फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर बोथ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, प्रोटेक्ट वर्क फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम बोथ द इंडिविजुअल्स। अप्रोच क्या है, एम्फेसिस इंडिविजुअल राइट एंड न्यूट्रलिटी एंड एम्फेसिस इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, अप्रोच क्या है, इंडिविजुअल राइट विद न्यूट्रलिटी एंड इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन। कल्चर बैकग्राउंड के डेवलप्ड सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय, ठीक है, डेवलप्ड सोसाइटी डेवलप्ड इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटीज, ठीक है, गवर्नमेंट रूल का स्टेट मस्ट कंप्लीटली रिस्पेक्ट ऑफ द रिलीजन। इन वेस्ट स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इवन इफ रिलीजन डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट वुमेन, बट यहाँ पे ना इंटरफेरेंस है, ठीक है, तो इसका यूनिक एंड बहुत बैलेंस्ड वे में है। पहली चीज़ हम करेंगे रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट पॉलिटिक्स। पहला क्या है, लेजिस्लेटिव रोल। गवर्नर क्या इंटीग्रल पार्ट है स्टेट लेजिस्लेटिव का, ये समन कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है एलए। अब बिल पास बाय एलए बिकम्स लॉ, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल जो होता है, जो भी पास होता है वो लॉ हो बन जाता है जब गवर्नर जी अपना एक्सेंट देते हैं। तो गवर्नर के एक्सेंट के बाद, उनके परमिशन के बाद कोई भी बिल जो होता है वो क्या बन जाता है, लॉ। द गवर्नर कैन सेंड बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन अंडर आर्टिकल 200 के अंदर। गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वो बिल को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो गवर्नर का इंटीग्रल पार्ट है। एग्जीक्यूटिव रूल क्या है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस गवर्नर के पास है। गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम, एडवोकेट जनरल एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम, एडवोकेट जनरल एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सीएम, एडवोकेट जनरल एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएम, एडवोकेट जनरल एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, गवर्नर के हाथ में है, एंड गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम, एडवोकेट जनरल एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इन सर्टेन एरियाज ही ऑल्सो अपॉइंट्स ट्राइबल मिनिस्टर, ठीक है, और कुछ कुछ जगह पे ट्राइबल मिनिस्टर भी गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव रूल क्या है, जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होता है वो गवर्नर के नाम पे होता है, ठीक है। द गवर्नर अपॉइंट करता है क्या, सीएम, एडवोकेट जनरल एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। कुछ एरियाज में ट्राइबल मिनिस्टर भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। फाइनेंशियल रोल, द गवर्नर प्रेजेंट्स द बजट इन द लेजिस्लेशन। फाइनेंशियल रूल क्या है, द गवर्नर प्रेजेंट द बजट इन द लेजिस्लेशन। गवर्नर क्या प्रेजेंट करता है, बजट। अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद गवर्नर परमिशन। एक तो ये स्टेट बजट को प्रेजेंट करता है, मनी बिल को प्रेजेंट करता है, और कंस्टिट्यूट करता है फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में, ताकि वो फाइनेंस कर पाए पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ को। इशूज़ जो कि गवर्नर के ऑफिस से रिलेटेड है, मिसयूज़ ऑफ आर्टिकल 356, बायस्ड डिसीजन इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन, डिले इन ग्रांटिंग असेंट टू द बिल, नो टाइम लिमिट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डिले इन ग्रांटिंग असेंट टू द बिल, ठीक है, बिल में डिले हो जाना, ठीक है, एक्सेंट टू द बिल, बायस्ड डिसीजन इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन। 356 किस चीज़ के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए। Partial attitude, arbitrary removal of the governor. The Rajamanar Committee state should be consulted before appointing governor.
जब भी गवर्नर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से एक बार कंसल्ट करना चाहिए एंड करना है। सरकारी कमीशन कहता है जो आर्टिकल 356 है उसको आप सिर्फ रेयर केसेस में यूज़ करो। नाबिया राबिया केस गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर को आर्बिट्री नहीं होना है। रोल ऑफ गवर्नर इन बिहार एक्स ऑफिसो चांसलर है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का। प्रमोट करता है पीस एंड हारमनी थ्रू पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट। फॉर्म क्या कहता है गवर्नर लालजी टंडन डायरेक्टेड द डिजिटलाइजेशन ऑफ बिहार लाइब्रेरी सिस्टम। फॉर्मर गवर्नर लालजी टंडन ने डायरेक्ट किया था डिजिटलाइजेशन ऑफ बिहार लाइब्रेरी सिस्टम। लालजी टंडन ने डायरेक्ट किया था डिजिटलाइजेशन ऑफ बिहार लाइब्रेरी सिस्टम। अपॉइंट करना लोकल या तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अपॉइंट करना लोकल या तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एंड चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। फॉर्मर गवर्नर लालजी टंडन ने डायरेक्ट किया डिजिटलाइजेशन ऑफ बिहार लाइब्रेरी। प्रमोट करना पीस एंड हारमनी थ्रू पार्टिसिपेशन इन कल्चरल एंड रिलीजियस इवेंट्स एंड एक्ट एक्स वाइस चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज़। रोल ऑफ गवर्नर बिहार में क्या है बुट्टा सिंह 2005। द गवर्नर डिसॉल्व बिहार स्टेट असेंबली को मालाफाइड वे में। गवर्नर ने बिहार असेंबली को मालाफाइड वे में डिसॉल्व करा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्या डिक्लेयर करा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। 217 का क्राइसिस होता है ठीक है। तो गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी ignored the claim of single largest party ignored the claim of single largest party। केशरीनाथ त्रिपाठी ने इग्नोर करा था क्लेम ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड इनवाइटेड नीतीश कुमार टू फॉर्म द गवर्नमेंट। 2017 क्राइसिस। गवर्नर केशरीनाथ त्रिपाठी ने इग्नोर करा था क्लेम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का इनवाइट करा था नीतीश कुमार टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कोड के बारे में अगर हम बात करें तो कॉमन सेट ऑफ सिविल लॉज है फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। रिलीजन को ना ही मद्देनजर रखते हुए कुछ कॉमन सेट ऑफ लॉज ठीक है ये कवर करता है लॉज जो कि मैरिज से रिलेटेड हो डिवोर्स से रिलेटेड हो शादी है तो डिवोर्स से इनहेरिटेंस से हो अडॉप्शन से हो या तो प्रॉपर्टी राइट्स से हो ये सारी चीज़ से ये कवर करता है। एट प्रेजेंट इंडिया हैज़ वन क्रिमिनल लॉ फॉर ऑल आईपीसी एंड सीआरपीसी बट सिविल लॉज जो होते हैं ना वो डिफ़र करते हैं। क्रिमिनल लॉ तो चलो आईपीसी एंड सीआरपीसी से एक है बट सिविल लॉज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलीजन के हिसाब से। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस पारसीज एंड अदर दे आर हैविंग देयर ओन पर्सनल लॉज
तो इस वजह से पीपल का एक डिमांड था यूनिफॉर्म सिविल कोड, ताकि इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर एवरीवन को सर्व किया जा सके, ताकि इक्वालिटी एंड जस्टिस सारे लोगों को क्या किया जा सके, सर्व किया जा सके। यूसीसी इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 44 और द डीपीएसपी। ठीक है, यूसीसी कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 44। एंड ये क्या बोलता है? स्टेट्स शैल endeavor टू सिक्योर फॉर सिटीजन a uniform civil code throughout the territory of India. State shall endeavour to secure for the citizen uniform civil code throughout the territory of India. States shall endeavour to secure for the citizen uniform civil code. ठीक है, सिक्योर करना सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के सारे टेरिटरी में। ठीक है, तो ये स्टेट से बोल रहा है। ये सब ना लाइन अभी लग रहा है ना कि वाई एम रिपीटिंग सो मच, बट वेन you will complete half portion of your syllabus, like lot of syllabus, when you will complete, then you will realize that why I repeated few things a lot, क्योंकि confusion जो होता है ना, वो तब जाके आपके दिमाग में बनेगा। अभी everything is going to be fine कि अरे अभी तो आज पढ़ा है, फिर बाद में आप रिवाइज नहीं करोगे, एंड देयर आर थिंग्स कि उसको दिमाग में रहना ज़रूरी है, कीवर्ड्स डालो, दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो जैसे स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर फॉर द सिटीजन a uniform civil code throughout the territory of India. स्टेट को सिक्योर करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के सारे टेरिटरी में। दिस मीन्स गवर्नमेंट शुड ट्राई टू ब्रिंग यूसीसी, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी बिकॉज जीपीएसपी क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट है। द गोल ऑफ आर्टिकल 44 क्या है? टू प्रमोट नेशनल यूनिटी, इक्वालिटी एंड सेकुलरिज्म। 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 नेशनल यूनिटी, इक्वालिटी and secularism. The goal of Article 44 क्या है? To promote what? National unity, equality and secularism as written in the preamble of the Constitution. अब सुप्रीम कोर्ट का व्यूज़ है। पहला में शाहबानो केस, एक मुस्लिम वुमेन थी जिन्होंने अपना मेंटेनेंस डिमांड करा क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको मेंटेनेंस का राइट है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इवन आफ्टर द इद्दत, क्योंकि नॉर्मली इद्दत तक होता है या कितना तक होता है देख लेना, बट इनका सीआरपीसी 125 के हिसाब से इनको मेंटेनेंस, इनका राइट मिल गया इवन आफ्टर इद्दत। The court also said that UCC should be implemented to protect women rights and ensure equality. कोर्ट ने क्या कहा कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए टू प्रोटेक्ट व्हाट? वुमेन्स राइट एंड इक्वालिटी, वुमेन राइट एंड इंश्योर इक्वालिटी। ठीक है, टू प्रोटेक्ट व्हाट? वुमेन राइट एंड ऑल्सो टू इंश्योर व्हाट? इक्वालिटी। ठीक है, तो the court also said that UCC should be implemented to protect women right and also to ensure what? Equality। ये पहला क्या है? वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करना है, दूसरा क्या है? इक्वालिटी को इंश्योर करना। सरला मुडगल केस, सरला मुडगल केस, मुडगल MUDGAL, मुडगल मृदुल है ना, बिकॉज में लाइक दैट यू कैन रिमेंबर मुदगल। ठीक है, सरला 1995। Court said that Hindu man cannot convert to Islam just to marry again without ending his first marriage। कोर्ट ने कहा कि एक हिंदू मैन है, वो कभी भी इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि उसको शादी दोबारा करनी है। अगर उसको ऐसा करना है, दोबारा उसको शादी करना है, तो वो क्या कर सकता है? पहले वो अपने फर्स्ट मैरिज को एंड करे, उसके बाद वो दूसरे में उसको जो भी कन्वर्ट करना है, जो भी करना है, फिर वो करे। ठीक है, तो वो डायरेक्ट ही कैन नॉट डू। ठीक है, तो जैसे अरमान मलिक, उसने क्या किया? उसको दूसरे से शादी करना था, तो इसलिए अरमान मलिक ने इस्लाम को पेपर में, मतलब शादी करने के लिए ही उसने एक्सेप्ट करा। पहली को भी नहीं रखा, मतलब पहली से भी है, दूसरे से भी है,
तो पहली चीज़ है कि अगर आपको शादी करने के लिए आपको अगर कन्वर्ट करना है तो पहले आप पहले वाले को डिवोर्स दो। यूसीसी वुड स्टॉप सच मिसयूज ऑफ रिलीजन एंड इंश्योर फेयरनेस। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, खास के बॉलीवुड में आप देखोगे, उनको दोबारा से एक शादी करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो इस वजह से वो यूज़ करते हैं रिलीजन को। दे आर एक्चुअली नॉट एक्सेप्टिंग द रिलीजन, दे आर यूजिंग अ रिलीजन। तो वो चीज़ भी बैन हो जाएगी। सायरा बानो केस, ये तो 2017 में, जब तुम लोग, अगर कोई जेंजीज यहाँ पे होंगे तो ये लोग 10 वन के अराउंड आप लोग सुने होंगे ना, सायरा बानो केस। सुप्रीम कोर्ट बैन ट्रिपल तलाक सेइंग इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट वुमेन इक्वालिटी एंड डिग्निटी। कह के कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था एंड इसने वुमेन इक्वालिटी एंड डिग्निटी को ख़राब करा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन करा था ट्रिपल तलाक और कहा कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है। ठीक है, क्या कहा कि क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। शायरा बानो केस बैन ट्रिपल तलाक सेइंग इट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट द वुमेन इक्वालिटी एंड डिग्निटी। ठीक है, जो ये तलाक 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 होता है ना, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि आप, एक तो पहली बात ये इस्लाम में ये वाला तलाक नहीं है, वो डिफरेंट वाला है कि 1 मंथ पीरियड्स के बाद, फिर पीरियड्स के बाद, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, नए इंटरकोर्स वगैरह, तो इट्स अ लॉन्ग थिंग। ये वाला इज़ नॉट देयर। तो आप अपने से क्या है, ये तो वुमेन की डिग्निटी को चूर करना हुआ ना, किसी के ऑनर को। एंड इस चीज़ का इस्लाम में कोई परमिशन नहीं है। ये एक ओमान के किंग ने, जिसने सोशोलॉजी लिया होगा, वो जानता है। The court again asked Parliament to make laws for equality in marriage and divorce for all religion. ठीक है, the status of UCC in India. Goa is the only state that ऑलरेडी फॉलोज यूसीसी ब्राउड ड्यूरिंग पोर्टुगेज रूल। अब तो काफ़ी सारे स्टेट ने एक्सेप्ट करा है ना, लगातार हम लोगों ने याद करा था सेकेंड यूटी वगैरह, तो वो डाल देना। इट इज़ कॉमन लॉ फॉर ऑल कम्युनिटीज रिगार्डिंग मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, रिसेंटली गुजरात एंड उत्तराखंड हैव सेट अप देयर कमिटीज टू एक्सप्लोर द यूसीसी। गुजरात एंड उत्तराखंड। Challenges and obstacles. Religious sensitivity. Many people fear that UCC क्या करेगा, religion and tradition के साथ it's going to interfere. हाँ, एक कुछ challenges and obstacles, ठीक है, implement करने में UCC बहुत सारा challenges है, बहुत सारा obstacle। पहला क्या है, रिलीजियस सेंसिटिविटी। मेनी पीपल फियर दैट यूसीसी क्या करेगा, रिलीजन के साथ इंटरफेयर करेगा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द राइट। आर्टिकल 25 gives फ्रीडम टू फॉलो वन रिलीजन बट आर्टिकल 14 इंश्योर्स इक्वालिटी। बैलेंसिंग बोथ इज व्हाट वेरी डिफिकल्ट। अब आप दोनों को तो बैलेंस नहीं कर सकते ना, बिकॉज व्हेन यू विल स्टार्ट बैलेंसिंग बोथ द थिंग, इट्स ऑटोमेटिकली गोइंग टू टर्न आउट टू बी डिफिकल्ट। फेडरल स्ट्रक्चर। फैमिली लॉज जो होता है वो किस लिस्ट में आता है, तो जो ये फैमिली लॉज है वो कनकरेंट लिस्ट में आता है। फैमिली लॉज किस में आता है, फैमिली लॉज जो होता है वो कनकरेंट लिस्ट में आता है। तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखो चैलेंजेस क्या है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे दोनों के पास पावर है, ठीक है, सेंटर स्टेट, और अगर वो लोग अलग अलग अपनी बात को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहला क्या, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर जैसे फैमिली लॉज जो होता है, जो भी होता है वो कनकरेंट लिस्ट में आता है। मान लो यूसीसी इम्प्लीमेंट भी हो जाता है और स्टेट कहेगा कि नहीं, तो एंड ज़्यादातर तो फैमिली लॉज में ही प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप देखो शाहबानो से लगातार हमने 3 केस देखा। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द राइट, आर्टिकल 25 गिव्स फ्रीडम टू फॉलो वन रिलीजन, बट आर्टिकल 14 ये भी कहता है इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी भी है कि सारा रिलीजन बराबर है, एंड 25, तो ये दोनों के बीच में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। एक तो फ्रीडम है इक्वालिटी का, और एक है कि टू फॉलो द रिलीजन। ठीक है, तो रिलीजियस सेंसिटिविटी की बात आती है। मेनी पीपल फियर दैट यूसीसी विल इंटरफेयर विद द रिलीजन एंड द ट्रेडिशंस, कि उनके जो रिलीजन है, जो ट्रेडिशंस है, उनको ख़राब कर देगा। यहाँ पे सेंटर नीड्स कॉपरेशन ऑफ स्टेट, यहाँ पे भी डिफिकल्ट है। लैक ऑफ कोडिफाइड पर्सनल लॉज। सम रिलीजन स्टिल हैव अनरिटन और अनकोडिफाइड पर्सनल लॉज मेकिंग इट हार्ड टू यूनिफाई देम। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसे भी रिलीजन हैं जहाँ पे एक
जो रिटन लॉज नहीं है, एक रिटन लॉज होता है तो वो आसान होता है, ठीक है, कि हाँ ये रिटन है ये फॉलो करेंगे। लेकिन जो इंडिया में इतने रिलीजन है, कुछ कुछ रिलीजन के पास रिटन लॉज नहीं है, ठीक है, और उनका पर्सनल लॉ भी बहुत ज़्यादा अनकोडिफाई है। एक प्रॉपर कोडिफाइड होता तो वो ईजी होता, जिसके कारण की प्रॉब्लम होता है। डिफरेंट ओपिनियन, पीपल एंड कम्युनिटीज हैव डिफरेंट व्यूज ऑन यूसीसी पे लोग का एंड कम्युनिटीज का देर हैविंग देयर ओन व्यूज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज। सम सीज इट एज अ नेसेसिटी फॉर इक्वालिटी एंड अदर क्या देखते हैं, थ्रेट टू कल्चर डाइवर्सिटी। नेसेसिटी इक्वालिटी के लिए है एंड कुछ को लगता है कि ये हमारे डाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है। तो इट्स लाइक अ डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट प्रॉब्लम। लॉ कमीशन 2018, द 21st लॉ कमीशन सेड यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। यूसीसी क्या है 21st कमीशन के हिसाब से, ना कि ये नेसेसरी है, नेसेसरी भी नहीं है और ये डिज़ायरेबल भी नहीं है, ठीक है, ना ये नेसेसरी है ना ये डिज़ायरेबल है। इंस्टेड दे सजेस्टेड रिफॉर्मिंग पर्सनल लॉज टू मेक दम मोर इक्वल, कि रिफॉर्म कर दो पर्सनल लॉज ताकि आप इनको क्या कर सको, और इक्वल कर दो। ट्राइबल एंड कस्टमरी लॉज, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स कस्टम ऑफ शेड्यूल ट्राइब विच में कॉन्फ्लिक्ट विद यूसीसी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ कुछ शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करता है। अब यूनिफॉर्म अगर सबके लिए एक आ जाएगा तो फिर एसटी कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल एंड सोशल अपोजिशन, देयर इज़ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस अमंग पार्टीज, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये लगता है कि अगर बराबर हो जाएगा तो कॉम्युनल टेंशन हो जाएगा। मान लो एक रूल बना दिया गया, हो सकता है कि रिलीजन वाले अग्री नहीं कर रहे हैं, दूसरे वाले, तो लोग पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं घुसाएंगे, लोग घुसाएंगे कि एक रिलीजन पे बात आ जाती है, राइट्स वगैरह हो जाते हैं। नीड फॉर वाइडर कंसल्टेशन, इम्प्लीमेंटिंग यूसीसी नीड्स डिस्कशन विद ऑल द ग्रुप, रिलीजियस लीडर, ग्रुप्स वगैरह। तो कंक्लूजन क्या है, यूसीसी इज इंपॉर्टेंट फॉर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस, बट इट इज also should be implemented gradually with public discussion and mutual understanding. The government should build trust among communities and make them law step by step. नाउ अब क्या है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या, हेड ऑफ द स्टेट एंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ पे ना आप एग्जीक्यूटिव लिख देना, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। डे ज्यूरे कौन है ये बताना। प्रेसिडेंट इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। तो प्रेसिडेंट जो है ना वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, तो वो डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्टली। अगर आप ये लिख दोगे ना तो आपका लाइन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एक होता ना डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली होते, तो आप उसको लंबे तरीके से समझा रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी गुड। इलेक्शन इज कंडक्टेड बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 54 एंड 55 एंड इलेक्शन आर्टिकल 54 एंड 55 के हिसाब से इलेक्शन होता है, ठीक है। तो इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो 54 एंड 55, ठीक है। अब आप थोड़ा प्रोसेस लिख देना। सिटीजन्स डू नॉट हैव डायरेक्टली, सिटीजन डू नॉट वोट डायरेक्टली फॉर द प्रेसिडेंट। सिटीजन जो है डायरेक्टली घुस के ना वोट नहीं करते हैं फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है। इंस्टेड इलेक्टेड एमपी एंड एमएलए वोट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। एमपी एमएलए जैसे पीएम में होता है ना, लोग घुसते नहीं, इसमें नहीं होता। यहाँ पे एमपी एमएलए तो इलेक्ट हो जाते हैं और वही वोट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, वो वोट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, ऐसा नहीं अपने मन से, पीपल के बिहाफ पे, क्योंकि फिर से एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। डायरेक्ट इलेक्शन इज़ अवॉइडेड, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि एक बार पीएम का इलेक्शन हो रहा है, एक बार ये हो रहा है। एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कहा है ना कि जो रूल है वो उल्टा उल्टा सा रूल है। डायरेक्ट इलेक्शन, तो ये डायरेक्टली नहीं होते हैं, एमएलए एंड एमपी उनके बिहाफ पे करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है वो कॉस्टली हो जाता है एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। एंड प्रेसिडेंट मेनली हैज सेरेमोनियल पावर वाइल पीएम हैज़ रियल एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास अगर आप देखा जाए तो इनके पास सेरेमोनियल पावर होता है, बट अगर आप रियल पावर देखोगे, रियल एग्जीक्यूटिव पावर, तो ये प्राइम मिनिस्टर जी के पास होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज, आर्टिकल 54, ठीक है। आर्टिकल 54 किस चीज़ से डील करता है, इलेक्टोरल कॉलेज से। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या इंक्लूड करता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है,
and to elected member of both the house of the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Elected member of both the house of the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है, elected member of both the house of the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. Elected member of both the house of the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, तो पहला क्या है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट. ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. ठीक है, एंड अगर यूटी की बात करें तो एलए ऑफ यूटी में कौन है, दिल्ली एंड पुडुचेरी. एंड इट इज़ एडेड बाई 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992. और यहाँ पे क्या होता है, नॉमिनेटेड मेंबर डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन. अब वही चीज़ है कि वाइस प्रेसिडेंट वाले टाइम में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है. तो वो चीज़ भी आपको ना कंफ्यूज नहीं करना है. तो वैल्यू ऑफ वोट, टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन सेंटर स्टेट, वैल्यू ऑफ हर एक वोट इज कैलकुलेटेड डिफरेंटली. क्योंकि देखो, सेंटर एंड स्टेट दोनों के बीच का ना एक बैलेंस मेंटेन करना है. तो जो ना वोट का जो वैल्यू होता है ना, वो अलग अलग तरीके से मेंटेन किया जाता है ताकि सारे बैलेंसेस को मेंटेन करा जा सके. ठीक है, टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर, द वैल्यू ऑफ ईच वोट इज कैलकुलेटेड डिफरेंटली. Voting method. The election is held by secret ballot using single transferable vote. Voter marks their preference. ठीक है, कैसे होता है वोटिंग मेथड, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है. एंड वोटर्स मार्क्स their प्रेफरेंस, जैसे 1 2 3 अगेंस्ट द कैंडिडेट नेम्स. ठीक है, जो भी उनका प्रेफरेंस है उससे वो 1 2 3 करके कैंडिडेट नेम के आगे वो क्या करते हैं, वो मार्क कर देते हैं. ठीक है, कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ मैजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन. एंड हर एक कैंडिडेट को एक मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ वोट चाहिए ताकि वो जीत सकें. अब नॉर्मल सी बात है, अगर मेजॉरिटी वोट नहीं होगा तो कैसे जीतेंगे. ठीक है, ये क्या होता है, प्रेफरेंस से होता है अगेंस्ट कैंडिडेट नेम एंड मैच्योरिटी वोट टू विन. इफ वन get the quota in the first count, then the candidate with the least vote is eliminated. If one get the quota in the first count, ठीक है, the candidate with the least vote is eliminated. ठीक है, अब देखो, अगर एक इंसान को कोटा मिलता है फर्स्ट काउंट में, ठीक है, द कैंडिडेट क्या होता है, एक इंसान आगे बढ़ा तो जिसको लीस्ट वोट मिला वो निकल गया. मान लो ए को ज़्यादा मिला वो आगे बढ़ा, जेड को कम मिला वो निकल गया. ठीक है, एंड जेड का वोट आर ट्रांसफर्ड बेस्ड ऑन सेकंड प्रेफरेंस. ठीक है, अब जेड का वोट जो होता है, फिर वो जेड भी निकल के फिर भी वोट देंगे सेकंड प्रेफरेंस में. ठीक है, द कैंडिडेट विद लीस्ट वोट इज एलिमिनेटेड एंड देयर वोट्स आर ट्रांसफर्ड बेस्ड ऑन सेकंड प्रेफरेंस. एंड ये कंटिन्यू होता है तब तक वो विन ना कर जाए, विन विन सिचुएशन ना हो जाए. वैकेंसी क्लाउज, अकॉर्डिंग टू द 11th amendment 1961, president can be elected if there is vacancy in electoral college. President can be elected if there is vacancy in electoral college. ठीक है, प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू 11 कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961. प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड इफ देयर इज वैकेंसी इन द इलेक्टोरल कॉलेज. According to the 11th Constitution Amendment Act 1961, President can be elected if there is vacancy in electoral college. ठीक है, जब इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी है तो कौन से अमेंडमेंट में आता है, 11th. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्लूजन. थस प्रेसिडेंट इलेक्शन इंश्योर्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन. ये इंश्योर करता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन किसका, स्टेट एंड यूनियन का. ये रिफ्लेक्ट करता है फेडरल एंड डेमोक्रेटिक spirit of the state and constitution combining
both the will of the people through MLA and national interest. पावर ऑफ द प्रेसिडेंट 8 मार्क्स में है, अगर आएगा तो प्रेसिडेंट हेड है एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स है। आर्टिकल 53 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट के पास है। द प्रेसिडेंट आर डिवाइडेड इनटू एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड मिसलेनियस पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल, CAG, इलेक्शन कमिश्नर, UPSC मेंबर, फाइनेंस कमिश्नर, जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स and National Commission of SC, ST and OBC. All these offices hold during the pleasure of the president. और ये अपने पोस्ट में कब तक रहते हैं? होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सारे ऑफिसर होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड ये होल्ड करते हैं प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट से। एंड प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, एक तो क्या होते हैं, ये होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। पहली चीज़ बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है ताकि तुम लोग के दिमाग में घुस जाए, ठीक है। एंड द प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो रिपोर्ट भी रिसीव करते हैं फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आर्टिकल 77-78 क्या है वो भी लिखना होगा तुमको इसमें। प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस एंड क्रिएट और अबॉलिश द मिनिस्ट्रीज, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं या तो अबॉलिश कर सकते हैं मिनिस्ट्रीज को, ठीक है। मेक रूल, प्रेसिडेंट रूल बनाते हैं फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस एंड क्रिएट करते हैं, अबॉलिश करते हैं मिनिस्ट्रीज को, ठीक है। क्रिएट करते हैं एंड अबॉलिश क्या करते हैं? मिनिस्ट्रीज को। आर्टिकल 78 प्रेसिडेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड फॉर ऑल गवर्नमेंट डिसीजंस, ठीक है। प्रेसिडेंट को हर एक गवर्नमेंट डिसीजन के लिए इन्फॉर्म होना चाहिए एंड कैन आस्क फॉर एनी रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन। जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन हो रहा है 78 के अकॉर्डिंग उनको आपको इन्फॉर्म करना है और वो कोई भी रिपोर्ट और कोई भी इन्फॉर्मेशन वो मांग सकते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल बनाएंगे फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस और क्रिएट भी कर सकते हैं, अबॉलिश भी कर सकते हैं मिनिस्ट्रीज को। 78 इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। लेजिस्लेटिव पावर, द प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मीन्स प्रेसिडेंट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। आर्टिकल 79 के हिसाब से ये कैन समन प्रोपोगोर प्रोरोग एंड या तो या प्रोरोग क्यों भी कुछ कह सकते हैं। आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन बिकॉज माई प्रोनाउंसिएशन हैज़ ऑलवेज बीन यूनिक सिंस माई स्कूल डेज इवन दो बीइंग फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल, बट देयर आर सम वर्ड्स आई कांट प्रोनाउंस लाइक प्रोरोग और व्हाटएवर, ओके। एंड डिसॉल्व लोकसभा आर्टिकल 85 and this is article 85, article 85. The president is integral part of the parliament, can summon प्रोरोग एंड डिसॉल्व लोकसभा आर्टिकल 85। देखो आपको याद रहेगा ना कि आई कुड नॉट प्रोनाउंस वन वर्ड, कौन सा वर्ड था? 85 का था। आर्टिकल 85 का 85 क्या कह रहे हैं? वो लेजिस्लेटिव पावर में होता है। प्रेसिडेंट क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। 85 कैन एड्रेस पार्लियामेंट एट बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन एंड आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। 86 to 87 joint sitting can call for a joint sitting of the house to resolve deadlock on bills, ताकि जो भी डेडलॉक बिल्स है उसको ठीक कर सकें। एसेंट क्या है? 111 कैन गिव एसेंट। जब वो एक्सेंट देते हैं, जब वो अपना हामी भरते हैं, तो वो जो भी बिल होता है वो लॉ बन जाता है। अगर वो विदहोल्ड करते हैं बिल को तो बिल ख़त्म हो जाता है, एब्सोल्यूट वेटो में होता है। एंड कैन रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, इसको सस्पेंसिव वेटो कहते हैं। कैन डिले द बिल इंडिफिनाइटली, इसको पॉकेट वेटो कहते हैं। पॉकेट में डाल लिया, पता नहीं कब निकालेंगे। होता है ना जब तुम कुछ पॉकेट में डाल ले तो किसी को लगता भाई ये साहब ये निकालेगा कब, इसने तो डाल दिया पॉकेट में, अभी कैसे काम चलेगा। Judicial power, the president can grant mercy to convict in certain cases, pardon। कॉम्यूटेशन क्या है? कॉम्यूटेशन चेंजेस। देखिए जब हम ना
पनिशमेंट को थोड़ा, देखो पार्डन वही होता है ना, रिमूव बोथ पनिशमेंट एंड गिल्ट कम्प्लीटली, ठीक है, जो भी पनिशमेंट है गिल्ट है पूरी तरीके से ख़त्म करनी है, लाइक नेक्स्ट, ठीक है। कॉम्यूटेशन क्या है, चेंजेस पनिशमेंट इनटू अ लाइटर फॉर्म, जैसे डेथ से आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया, ठीक है। कम्यूटेशन के लिए निर्भया केस भी हुआ था, तो वो लोगों ने अप्लाई करा था बट मिला नहीं, बिकॉज वो डिज़र्व भी नहीं करते, इतने घटिया लोग का आई थिंक कि सोसाइटी में रहना इज़ अ ब्लॉट टू द सोसाइटी एज वेल। तो इफ़ समवन इज़ कमिटिंग एसिड अटैक टाइप ऑफ क्राइम और रेप or domestic violence, I think they should be given very harsh punishment so that any other body would not even think of doing so. Remission, reduce ड्यूरेशन, ठीक है, ऑफ सेंटेंस, ठीक है, मान लो एक 10 साल का है तो आपने रेमिट कर दिया कितना, 5 साल का, ठीक है। रिस्पाइट, रिड्यूस, रिड्यूस, ठीक है, स्पेशल इलनेस हो गया, ठीक है, रिस्पाइट हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, तो जिसके कारण कि आप ना पनिशमेंट कम देनी है, रिप्राइव, डिले एग्जीक्यूशन फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। Miscellaneous power क्या, president is the supreme commander of armed force, represents India in international affairs, साइन करते हैं treaties and agreement, represent करना इंडिया को इन international affairs, साइन treaties and agreement, ठीक है। ये हो गया सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स। डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, दो नॉट क्लियरली मैंशन, इसलिए प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली कभी कभी इन सम केसेस एक्ट कर देते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट क्लियरली मैंशनड, तो जो कि ये क्लियरली मैंशन नहीं है तो प्रेसिडेंट जी कभी कभी इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, तो एक्ट कर देते हैं, बिकॉज इट्स नॉट क्लियरली मैंशन, दो इज़ नॉट मैंशनड, तो इस वजह से जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर देते हैं। व्हेन नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी, हंग पार्लियामेंट, ठीक है। हंग पार्लियामेंट क्या होता है कि जब कोई भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता है। When government loses majority, it has to be dismissed. When using pocket veto, president ensures smooth functioning of the government and balance among the organs of the state. However, the powers are used on the advice of council of ministers. प्रेसिडेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। इलेक्शन वाला तो हम लोगों ने कर लिया ना।